So the question we have is discuss the role of environmental movement in shaping the environmental governance in India. तो environment से related कौन सा governance है तो we can remember of the acts WP acts Wildlife Protection Act Environment Protection Act और भी कुछ तरह का एक्ट जो आता है 90s में और देखते हैं क्या क्या इसमें है सो इन्वायरमेंटल मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट ठीक है एक तरह का सोशल मूवमेंट भी है सोशल मूवमेंट में ये हमने पढ़ना है इस सिलेबस में हमारा इट्स अ काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स एन एरे ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत तरह के इंडिविजुअल उसमें डालते हैं ग्रुप होते हैं दैट परसीव अ कॉमन इंटेंसिटी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो सबके अंदर एक तरह का कॉमन विचार हो एक तरह का सेम पर्सपेक्टिव हो एनवायरमेंट के लिए कि इस लेवल तक हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड टू एक्ट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ठीक है तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका जो केरला में या कर्नाटका के बॉर्डर पे है तो उसमें कुछ प्रोटेस्ट हुआ था और उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंदिरा गांधी को लेके आना पड़ा था तो ये सब भी चीज है जो मूवमेंट है जो कि शेप किया है एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया को now देखते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट स्टार्ट इन 1860 विद द पब्लिकेशन ऑफ रैचल कार्लसन बुक इनका है द साइलेंट स्प्रिंग ठीक है रैचल कार्लसन बुक है बट द genesis of concern of environmental protection in India can be traced back to British colonial period by tribal groups ठीक है तो उसमें भी देखने को मिलता है but the beginning of environmental movement in post independent India can be divided into 4 phases अब यहाँ देखिए इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे आता है तो ये लोग यहाँ पे हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को देख रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का देख रहे हैं जैसे रामचंद्र गुहा हो गए इन्होंने डिफाइन किया है अपने बुक में तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पेज में ड्यूरिंग 1970 व्हेन इन्वायरमेंट वाज सीन एज लग्जरियस रिच ठीक है लग्जरियस रिच माना जाता था फर्स्ट फेज 1980 इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म वाज स्टार्टेड बाय पीपल लाइक अनिल अग्रवाल एंड इन थर्ड फेज 1990 era a professional environmental started and fourth phase backlash against English environmental started ठीक है सो इम्पैक्ट ऑन environmental governance पे हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमारे पास है environmental governance is a concept in political ecology क्या है political ecology में एक आपका ये कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट पॉलिसी दैट एडवोकेट्स क्या क्या किस चीज को ये प्रचार करता है या किस चीज का प्रोटेक्शन करता है एडवोकेट्स किस चीज को बताता है सस्टेनेबिलिटी क्या है ये इट्स अ सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ठीक है sustainable development as a supreme consideration for managing all human activities political social and economic so government passed various acts like the Indian Wildlife Protection Act जो इसका मैं बात कर रहा था it was announced by Indira Gandhi because of Silent Valley National Protection Silent Valley National Park. 1988 में आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनता है ऑल्सो पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब देखिए फॉरेन ट्रेड एक्ट फॉर कंट्रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे एक्ट है तो एनवायरमेंट का बुक के आप जो एक्ट्स याद हो उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं तो यहाँ मेन हम लोग के पास है हम लोग को जो मेंशन वो करना है रामचंद्र गुहा का ये 4 phases ठीक है रैचल कार्लसन का साइलेंट स्प्रिंग एंड दिस मच इज सफाइस for discussing the role of environmental movement in shaping the environment governance in India. तो ये सब इस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को डिफाइन करते मिनरल्स एक्ट हो गया तो वो सारा कुछ जो इन्वायरमेंट का से रिलेटेड है उस सारे एक्ट्स को हम लोग दिखा सकते थे फॉरेस्ट सर्वे हो गया ये सब रिलेटेड है इन्वायरमेंट मूवमेंट से Now, government has also set up a department in 1980, which was upgraded to level of Ministry Environment and Forest in 1986. Eventually, in 2010, the government also set up the National Green Tribunal for resolving cases regarding the environment. तो ये लोग बनाते इको सेंसिटिव जोन वाइल्ड इस तरह का डिक्लेयर करते हैं जहाँ पे जो आप घर को बना नहीं सकते हैं इवन सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन रहा है कितना जो ट्विन टावर्स नोएडा का उनने उसे गिराया डिमोलिश करवाया so these kinds of things came out later in governance. Now, in 2006, government plans the National Environment Policy of India with the objective like conservation of critical environment resources and efficiency in environmental resources use and environmental governance
in the management of resources. For long-term sustainable environment resource, all whether government and private sector or people have to come together and make rules for it. तो ये रहा। और दूसरे पे आते हैं रिलेटिव deprivation is a major source of ethnic conflict। क्या है रिलेटिव deprivation is a major source of ethnic conflict। elaborate statement with the relevant example। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका रिलेटिव deprivation का मतलब हो गया आपका दो कम्युनिटी है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो इस तरह का मान सकते हैं। देखते हैं क्या है। द स्टेटमेंट रिलेटिव deprivation is a major source of ethnic conflict emphasize the notion that perceived inequalities in resources, rights and opportunity among different ethnic और social group can lead to significant tension and violence। ठीक है, तो मणिपुर का आप कुकी मेती जो रिवॉल्यूशन ये जो कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, दिस बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव deprivation एग्जांपल। ठीक है, relative deprivation occurs when individual or groups feel deprived of resources compared to others, leading to frustration and anger, leading to frustration and anger। ठीक है, frustration and anger, तो इसे खत्म करना है। This feeling is often amplified by social uh, comparisons, where the disadvantaged group evaluates its status against more privileged group, where the disadvantaged group evaluates its status against the more privileged group. So the Maharashtra riots in 1992-1993 serve as a pertinent example। Pertinent मतलब ठीक है, perfect example मांग सकते हैं। During this period, feeling of relative deprivation were particularly acute among the Muslim community, which perceived itself as being marginalized and disadvantaged in terms of political representation, economic opportunities, social status compared to the Hindu majority। और सेम कहानी जब इंडिया पाकिस्तान अगर डिवाइड हो रहा था, इसका रीजन भी यही था, इसका रीजन भी रिलेटिव डेप्रिवेशन ही था। मुस्लिम वेर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया, और वो सोचते थे कि कभी भी इंडिया में वो अपना हक नहीं ले सकते हैं। उनका जो डिमांड है वो उनका देश ही उनको मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम कंट्री will fulfill that those demanded or aspiration of the Muslim community। तो इंडिया में रह के हिंदू के दोस्त में वो लोग अपना नहीं कर सकते। ये जिन्ना का स्टेटमेंट था। So the perceived inequalities in development and representation fueled grievances, leading to violent riots। और ये सेम चीज हुआ था हमारे डिवीजन के समय, इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के समय। So relative deprivation can create a sense of injustice among group, promoting them to mobilize for their rights। This mobilization often takes the form of identity politics। The individual rally around their ethnic or communal identities to assert their claim। In this context, the sense of deprivation becomes a catalyst for conflict, as it fosters feelings of alienation and hostility towards the perceived oppressors। So, moreover, relative deprivation can lead to a collective action, as individuals feel compelled to address their grievances through protest, riots, or even organized violence. Even a group perceives that their economic, political, or social status is unjustly lower than that of others। So the resulting frustration can lead to breakdown in social cohesion। तो जो cohesion जो ढांचा बना उसको तोड़ देंगे, escalating into ethnic conflict। While the specific context may vary, the theoretical understanding of relative deprivation highlights how feeling of injustice and marginalization can ignite क्या ignite कर सकता है ethnic conflict। और recent example is Manipur, Kuki Meti। So addressing these perceived inequalities through equitable policies। तो इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? So addressing these perceived inequalities through equitable, हम लोग क्या लेके आना है इसके लिए? equitable policies लेके आना है। relative representation में क्या लिखेंगे हम लोग? equitable policies। equitable बराबर करने का कोशिश करेंगे, एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस सबको लेके चलो is essential to mitigate such tension and promote social harmony। तो सोशल हार्मनी के लिए सब करना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम सभा इन पंचायती राज सिस्टम इज अ फॉर्म which gives expressions to the collective wisdom, aspiration and the will of the people। अब ग्राम सभा जो है पंचायत के अंदर, वो क्या है? एक तरह का फॉर्म है जो कि कलेक्टिव विजडम को पूरी तरह से अलाउ करता है, अपने एस्पिरेशन को
एंड जो आदमी का जो विल है उसे पूरा करने में कैसे करता है, क्योंकि ग्राम सभा इज द इमीडिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल टू द पीपल। पार्लियामेंट दिल्ली में है, लोग गांव में रह रहे हैं, ठीक है, गांव में रह रहे हैं विलेज लेवल पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से तो यहाँ का चलेगा नहीं, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोकल अथॉरिटी के थ्रू चलेगा, तो वही लोकल अथॉरिटी आपका हो गया ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा को समझते हैं, पंचायती राज सिस्टम को समझते हैं। ये जो 3 tier गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एट द सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, तो लोकल लेवल पे आपका डिमांड है, आपका जो पूरा है, आपका अ, जो भी जरूरतें हैं वो आपको यहाँ पंचायती लोकल लेवल पे ही पूरा हो जाता है। यहाँ तक आपको दिल्ली जाने का जरूरत ही नहीं है, स्टेट जाने के, हाई कोर्ट नहीं जाना है, स्टेट नहीं जाना, ठीक है, वहीं पे हो गया। तो यही चीज को यहाँ दिखा रहा है, इसी चीज को हम लोग को इलेबोरेट करना है, इसको समझना है। सो तो ग्राम सभा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, सर्विंग a vital form of grassroots democracy. It consists of all the registered voters in a village. तो ये है डेफिनेशन। अगर पूछा जाए कि ग्राम सभा में कौन कौन लोग होते हैं, तो all the registered voters in the village or a cluster of village, and provides a platform for collective expression of the community wisdoms, aspiration and the will. So one of the primary function of gram sabha is to facilitate local governance. क्या करने की बात करेंगे, local governance by allowing citizen to participate directly in decision making process. So it's an example of direct democracy, it's an example of Gandhian principle, it's an example of Rousseau direct democracy. ठीक है, this participatory approach ensures that the needs and concern of the local population are voiced and क्या है voiced and addressed. So for instance, the Gram Sabha can discuss and approve development plans, allocate funds for community projects, and monitor the implementation of various government schemes, thereby enhancing the transparency, accountability, and local governance. So moreover, the Gram Sabha serves as a mechanism for social justice by empowering marginalized groups, including women. क्या है, एक तरह का मैकेनिज्म सोशल जस्टिस का भी है। empowering किसे करते हैं, empowering marginalized group including women and scheduled caste and scheduled tribe to articulate their needs and participate in local governance. So by fostering inclusivity, क्या कर रहे हैं, foster inclusivity, Gram Sabha can help bridge gaps in the representation and address historical inequalities within the community. So in addition, the Gram Sabha promotes collective responsibility among villagers. क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करें among villagers, encouraging them to take ownership of local issues and contribute to the development of their community. So this collective approach not only strengthens social cohesion but also enhances the effectiveness of developmental initiative. Now the Gram Sabha is a cornerstone of the Panchayati Raj system, embodying the principle of participatory democracy and the local self-governance. So by providing a platform for collective expression, it empowers citizens to actively engage in the governance process, ensuring that their voices are heard and their aspirations are met.